नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 151 जीन विकास तरल के प्रभाव। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अपने कमरे में फर्श पर लेटा हुआ है। उसके कपड़े भीगे हुए थे और फर्श पर पसीने की एक छोटी सी परत भी थी। उसने धीरे से अपना शरीर उठाया और याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। मैं जीन एवोल्यूशन लिक्विड पीने के बाद बेहोश हो गया। वह धीरे धीरे शीशे की ओर चलते हुए बुदबुदाया। पहले उसकी त्वचा हल्के भूरे रंग की थी, लेकिन अब ये ज्यादा गोरी लग रही थी, जैसे कि उसे ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लगाया गया हो। उसका जबड़ा और भी ज्यादा परिष्कृत हो गया था, जैसे कि उसे पूर्णता के लिए बारीकी से तराशा गया हो। मैं और अधिक सुंदर नहीं बनना चाहता, मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा चेहरा सर्वनाश में बेकार है, आदित्य ने शिकायत की जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। बॉस, डिनर तैयार है। ठीक है, मैं जल्दी से नहाकर नीचे चला जाऊंगा, आदित्य ने जवाब दिया। ठीक है बॉस। आदित्य ने अपने कपड़े उतारे और कमर पर तौलिया लपेटा। फिर वह बाथरूम में गया और जल्दी से गर्म पानी से नहाया। बहुत अच्छा लग रहा है, उसने खुद को गर्म टब में डुबोते हुए कहा। 10 मिनट के स्नान के बाद आदित्य ने सफ़ेद बाथरोब पहना और खाना खाने के लिए नीचे चला गया। बॉस, आपके चेहरे पर क्या हुआ? आपने किस तरह के सौंदर्य उत्पाद इस्तेमाल किए हैं? तनुजा ने तुरंत उनसे सवालों की बौछार कर दी। आदित्य को देखकर बाकी नौकरानियां भी दंग रह गईं। वह अब और भी सुंदर लग रहा था, किसी फैशन पत्रिका के मॉडल जैसा। मुझे नहीं पता, ये संभवतः ग्लूटाथियोन कैप्सूल के कारण है, जो मैं नियमित रूप से लेता हूँ, आदित्य ने एक बनावटी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दिन के बाद आदित्य अपनी ताकत को परखने के लिए जिम रूम में गया। उसने उन वजनों को उठाने की कोशिश की जिन्हें वह पहले नहीं उठा पाता था, और उसने पाया कि अब वह उन्हें आसानी से उठा सकता है। हा, मुझे पता था, वह दिल खोलकर हंसा। उसकी ताकत एक बार फिर से बढ़ गई है। उसने ये भी देखा कि लगभग 1 घंटे तक वजन उठाने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हुई। रिंग रिंग रिंग। आदित्य ने बारबेल नीचे गिरा दी और अपना फोन उठाया। हेलो वैदेही, क्या हाल है? काल और कुणाल ने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसने घुसपैठिए को माजदा भेजा था, वैदेही ने ठंडे स्वर में बताया। ओह, आखिरकार उन्होंने कुछ खोज निकाला है न? वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे दफ्तर जा रहा हूँ। आदित्य ने फोन काट दिया और सीधा वैदेही के दफ्तर की ओर चल दिया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। उसने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोला। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वैदेही डेस्क के पीछे बैठी हुई है। आदित्य ने एक कुर्सी पकड़ी और उसे उसके बगल में रख दिया। फिर वह बैठ गया और उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो कौन है? उन लोगों को किसने भेजा? वैदेही ने बिना देखे ही जवाब दिया, ये देखो। उनकी रिपोर्ट के अनुसार जिस व्यक्ति ने उन लोगों को भेजा है वह हुंडई से है। वह सचिव है। आदित्य ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर डाली और काल और कुणाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पढ़ी। आप हुंडई के साथ क्या करना चाहते हैं? वैदेही ने अपना सिर उसकी ओर घुमाते हुए पूछा। ये सुनकर आदित्य ने कंधे उचका दिए। बस उन्हें चेतावनी दे दो और थोड़ा डरा दो। वैसे भी उन्होंने कुछ नहीं खोजा है, इसलिए उन पर कठोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगी। वैदेही ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। वैसे करण कैसा है? आदित्य ने पूछा। करण को रीजनरेशन कैप्सूल के अंदर रखे हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है। क्या तुमने डॉक्टर के ईमेल नहीं पढ़े? वैदेही ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। उन्होंने कहा था कि कल करण केतन को कैप्सूल से बाहर निकाल देगा। आदित्य ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। मुझे लगा था कि तुम दोनों गोलियों से अभेद्य हो, लेकिन लगता है मैं गलत था। उसने सिर हिलाते हुए आह भरी। आप हमें बहुत ज्यादा आंकते हैं। हम उतने सर्वशक्तिमान नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। हमारी भी अपनी कमजोरियां हैं। ये कहने के बाद वैदेही चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही। छोड़ो, उसने तभी बुदबुदाया जब उसने सोचा कि वह उसके रूप में आए परिवर्तन से हैरान है। आदित्य अपनी सीट से उठते हुए मुस्कुराया। तुम्हें आज जल्दी सो जाना चाहिए। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने कहा, कल वह डे लुका फैमिली के ट्रांसपोर्ट क्रू से मिलने के लिए कैटेंडुएंस के पूर्व में समुद्र में जाएगा। अगले दिन आदित्य जल्दी उठ गया। उसने गर्म पानी से नहाया और हेलीकॉप्टर से कैटेंडुवांस के लिए रवाना हो गया। वह अपने साथ सिर्फ क्रिजिया और चिराग को लेकर गया था। वे कैटेंडुवांस के बंदरगाह पर फतेह राठी के सैनिकों से मिले। आदित्य ने महारलिका के शस्त्र निगम द्वारा भेजे गए जहाज को देखा। यह एक युद्धपोत था जिसमें 300 चालक दल के सदस्य बैठ सकते थे। आदित्य और अन्य 2 लोग जहाज पर चढ़ गए। नमस्कार मिस्टर सक्सेना,
फतेह राठी ने हमें आपको यहाँ पहुँचाने के लिए भेजा है। एक अधिकारी ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ये व्यक्ति एडमिरल के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। तब तो हम आपकी देखभाल में रहेंगे। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। आपकी सेवा करना हमारे लिए खुशी की बात है, अधिकारी ने कठोर स्वर में कहा। चलो चलें, आदित्य ने आदेश दिया। हाँ मिस्टर सक्सेना, अधिकारी ने सिर हिलाया। वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई घंटों तक यात्रा करते रहे। यात्रा के दौरान आदित्य ने क्रिजिया के साथ समुद्र के सुंदर दृश्यों को देखा। असीम सागर को देखते हुए उसे बोरियत महसूस नहीं हुई। श्री सक्सेना, एक जहाज हमारे रडार में आ गया है। हमने उनकी मारक क्षमता का निरीक्षण करने के लिए 2 स्टील्थ पनडुब्बियां पहले ही भेज दी हैं। हमें कुछ ही मिनटों में उनसे रिपोर्ट मिल जाएगी। अधिकारी ने उन्हें नियंत्रण कक्ष में लाते हुए रिपोर्ट दी। ये डी लुका परिवार के लोग होने चाहिए। हमारे स्काउट से रिपोर्ट मिलने के बाद हम उनसे संपर्क करेंगे, आदित्य ने रडार की ओर देखते हुए कहा। हाँ मिस्टर सक्सेना, जल्द ही। स्टील्थ पनडुब्बियों के अंदर मौजूद स्काउट्स ने उनसे संपर्क किया और अपने निरीक्षण के परिणाम बताए। मिस्टर सक्सेना, वे हमारे लिए कोई खतरा नहीं हैं। उनका जहाज केवल एक संशोधित परिवहन जहाज है। रिपोर्ट सुनने के बाद अधिकारी ने टिप्पणी की। ठीक है, आगे बढ़ो और उन लोगों से संपर्क करो। मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या वे वही हैं। स्काउट्स की रिपोर्ट सुनने के बाद आदित्य अब चिंतित नहीं था। हाँ मिस्टर सक्सेना। अध्याय 152 पार्थ दुगर से फिर मुलाकात। पार्थ दुगर का मूड खराब था। डी लुका परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य हाल ही में आदित्य सक्सेना के साथ उसके झगड़े के कारण उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने उसे एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ दुश्मनी करने के लिए फटकार लगाए। उसके पिता ने उसे उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों की सजा के तौर पर आदित्य के हथियारों के परिवहन का खुद नेतृत्व करने के लिए भी कहा। अरे काश मैंने उस कमीने एकलव्य राणा कैसानों की बात न सुनी होती। उसने असीम सागर को देखते हुए मन ही मन कोसा। बॉस, उसके अधीनस्थ की तीव्र आवाज उसके पीछे गूंजी। पार्थ दुगर ने उस आदमी की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी। यह क्या है? बॉस, किसी ने हमसे संपर्क किया है, आदमी ने चिंतित होकर कहा। तुम इतने परेशान क्यों हो? बस उन्हें बता दो कि हम सामान ले जा रहे हैं। हमने इस तरह के मामलों के लिए पहले से ही नकली दस्तावेज तैयार कर रखे हैं। पार्थ दुगर ने अपने अधीनस्थ को घूर कर देखा। हमने पहले ही ऐसा कर लिया है बॉस, लेकिन उन्होंने आपका नाम लिया। मुझे लगता है कि वे लोग आदित्य सक्सेना के अधीनस्थ हैं। तो ये सिर्फ वे हैं। पार्थ दुगर ने अपना सिर हिलाया। बॉस, हमने अभी तक उनके जहाज को अपने रडार पर नहीं देखा है। आदमी ने अपना पसीना पोंछा। क्या मतलब है तुम्हारा? पार्थ दुगर हैरानी से उसे देखने लगा। इसका मतलब है कि उनके जहाज में एक मजबूत रडार और संचार प्रणाली है, क्योंकि वे हमारे साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं जब हम उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। बॉस, मुझे लगता है कि उनका जहाज एक युद्धपोत है। पार्थ दुगर उसकी बात सुनकर चुप हो गए। फिर उन्होंने उस आदमी को एक तरफ धकेल दिया और चेहरे पर गंभीर भाव लिए नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ गए। बॉस, आप आखिरकार यहाँ आ गए। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। पार्थ दुगर ने उसके हाथ से संचार उपकरण छीन लिया और बोला। नमस्ते, मैं पार्थ दुगर बोल रहा हूँ। ये शब्द कहते हुए उसने रडार की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नमस्ते मिस्टर डी लुका, एक चिढ़ाने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आदित्य की आवाज़ सुनकर पाओलो का चेहरा खिल उठा। मिस्टर सक्सेना, मुझे लगा कि तुम मेरी आवाज़ भूल ही गए हो, आदित्य ने हंसते हुए कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो बस इस बात पर आश्चर्य है कि आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से सामान लेने आए हैं। पार्थ दुगर ने अपनी आवाज़ में बेचैनी को छिपाने की कोशिश की। इस आदमी ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर उसने उनके लिए और परेशानी खड़ी की तो वह शायद डी लुका परिवार के कारोबार को विरासत में न पा सके। मैं घर पर बोर हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। खैर, अपने आदमियों से कहो कि वे अपना जहाज रोक दें, हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। आदित्य के आदेशात्मक लहजे ने उसे नाराज तो किया, लेकिन अपनी खींच को भी दबा लिया। ठीक है, बातचीत खत्म करने से पहले उसने जवाब दिया। जल्द ही उनके राडार ने एक जहाज को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बॉस, यह एक युद्धपोत है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ओह शट अप, क्या वे हमें यहाँ मारने की योजना बना रहे हैं? चुप रहो, पार्थ दुगर चिल्लाया। वह भी घबराया हुआ था, लेकिन उसे अपने आदमियों को घबराने से रोकने के लिए इस स्थिति में शांत रहना पड़ा। पाओलो ने एक अचंभित अधीनस्थ से दूरबीन छीनी और उसे एब्सेक सेनाचिंग जहाज की ओर तान दिया। भयावह युद्धपोत ने उसके सिर की हड्डी सुन्न कर दी। उस कमीने के हाथ युद्धपोत कैसे आ गया? एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद युद्धपोत की गति धीमी हो गई और इससे पाओलो के चालक दल के सदस्यों का तनाव कम हो गया।
उन्होंने देखा कि दूसरे दल ने 3 स्पीड बोट गिरा दी और सैनिकों का एक समूह उन पर कूद पड़ा। वे अभी भी काफी दूर थे, इसलिए दूरबीन से भी उनके चेहरे देखना मुश्किल था। पार्थ दुगर को नहीं पता था कि आदित्य उनमें से एक था या नहीं। पाओलो ने नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलने से पहले अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, सामान तैयार करो। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके आदमी अपनी बंदूकें आने वाली स्पीडबोटों पर तान रहे थे, इसलिए वह जल्दी से उन पर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? अपने हथियार नीचे करो, तुम खूनी कमीने। क्या तुम चाहते हो कि हम मारे जाएं? क्या तुम उनका जहाज नहीं देख सकते? पाओलो ने अपने मातहतों के सिर पर तमाचा मारा और उनमें से एक को लात भी मारी। बेवकूफ बेवकूफ, उसने गुस्से से गाली दी। 3 स्पीड बोट उनके जहाज के नीचे आ गईं और पाओलो के चालक दल ने उनके लिए ऊपर चढ़ने हेतु एक सीढ़ी उतारी। पाओलो और उसके अधीनस्थ घबराए हुए सैनिकों को घूर रहे थे। वे अपने हथियार उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं दूसरा पक्ष गलत न समझ ले। सबसे पहले जो व्यक्ति ऊपर चढ़ा वह एक लंबा और मांसल सैनिक था जिसके सुनहरे बाल थे, और उसके बाद और भी लोग ऊपर चढ़े। वे सभी अविश्वसनीय रूप से डरावने लग रहे थे, जिससे पाओलो का अधीनस्थ और भी अधिक घबरा गया। ये लोग पूरे शरीर पर कवच पहने हुए थे और भविष्य से आए सैनिकों जैसे लग रहे थे। हम फिर मिलेंगे, मिस्टर डी लुका। पाओलो के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि आदित्य, जो उसी तरह का कवच पहने हुए था, उसकी ओर आ रहा था। आदित्य अपने बाएं हाथ में हेलमेट और दूसरे हाथ में गहरे नीले रंग की छड़ी पकड़े हुए था। जब उसने आदित्य के हाथ में छड़ी देखी तो उसे अजीब लगा। मिस्टर सक्सेना, मुझे आपको अच्छी हालत में देखकर खुशी हुई। पार्थ दुगर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य ने दूसरे पक्ष से हाथ मिलाते हुए उसकी बातें सुनकर ठहाका लगाया। पाओलो ने पास की सीटों की ओर इशारा करते हुए कहा, जब हमारे आदमी सामान स्थानांतरित कर रहे हैं तो हम बैठकर बातें क्यों नहीं करते? ठीक है, आदित्य ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना हेलमेट अपने पीछे खड़े एक सिपाही को दे दिया और पार्थ दुगर के साथ चल पड़ा। चिराग और क्रिजिया चुपचाप उनके पीछे चल दिए। मिस्टर सक्सेना, मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं कि मैंने आपको ठेस पहुंचाई। मैं अपनी अज्ञानता का प्रायश्चित करने के लिए यह पूरी बोतल पी जाऊंगा, पार्थ दुगर ने कहा, और फिर उसने एक बोतल शराब पी ली। आदित्य ने उसे रोका नहीं, वह बस पाओलो को आश्चर्य भरी नजरों से देखता रहा। पाओलो किसी भी तरह से कमजोर आदमी नहीं था। वह वास्तव में 1 मिनट से भी कम समय में पूरी बोतल खत्म करने में कामयाब रहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें सुस्त दिखीं। कृपया मुझे माफ कर दें, मिस्टर सक्सेना। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब अतीत की बात है। अध्याय 153 कैप्टन डुवांस के पहाड़ों में छिपा परमाणु बनकर आदित्य ने पाओलो को मुस्कुराते हुए देखा। वह वास्तव में इस कमीने को मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसने पहले ही कैसानो परिवार को नाराज कर दिया था। अगर वह डी लुका परिवार की मूंछें खींचता तो ला कोसा नोस्ट्रा उससे लड़ने के लिए अपनी सेना जुटा सकता था। पार्थ दुगर शराब की एक बोतल गटकने के बावजूद अभी भी शांत थे। मिस्टर डी लुका, अब मैं आपको इस लेन देन का शेष भुगतान भेजूंगा। आदित्य ने ये शब्द कहने के बाद हल्का सा घूंट लिया। हमें चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर सक्सेना। अगर आपको और भी बड़ी खरीदारी करनी है तो बेझिझक मुझे कॉल करें, मैं आपको बड़ी छूट जरूर दूंगा। पार्थ दुगर ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। आदित्य से माफी मांगने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर उतर गया हो। तो मैं आपको पहले ही धन्यवाद दे दूंगा। आदित्य मुस्कुराया। उसके बगल में बैठी क्रिजिया पाओलो के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही थी। मिस्टर सक्सेना, मैंने पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, क्रिजिया ने फुसफुसाते हुए कहा। ये सुनकर आदित्य ने पाओलो को घूरते हुए कहा, मिस्टर डी लुका, हमने आपके खाते में पहले ही भुगतान ट्रांसफर कर दिया है। कृपया अपने लोगों से इसकी जांच करवाएं। पाओलो की आंखें चमक उठीं और उसने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, मिस्टर सक्सेना। हा। दोनों ने अपने दिल में अपनी असली मंशा छिपाते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत की। यदि क्रिजिया को उनके बीच का इतिहास नहीं पता होता तो वह सोचती कि वे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। चिराग, जो आदित्य और क्रिजिया के पीछे खड़ा था, पूरे समय चुप रहा। वह बस वहीं खड़ा रहा, अपनी पैनी निगाहों से पाओलो के अधीनस्थों को देखता रहा। वह किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार था। अपने शरीर में बॉडी एनहांसिंग सीरम इंजेक्ट करने के बाद उसे अपने युद्ध कौशल पर अधिक भरोसा था। उसे ऐसा भी लगा कि वह अपने बचपन के दिनों में वापस आ गया है। जल्द ही सारा माल आदित्य के जहाज पर स्थानांतरित कर दिया गया। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, मिस्टर डी लुका। महारलिका कोस्ट गार्ड किसी भी समय यहाँ आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। आदित्य अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। पाओलो भी खड़ा हो गया, लेकिन चक्कर आने की वजह से वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। सौभाग्य से उसके अधीनस्थों में से एक ने उसे समय पर पकड़ लिया।
ठीक है, मैं तुम्हें विदा करता हूँ। वह भी समुद्र के बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। पाओलो के चालक दल ने उन्हें वापस उनकी स्पीड बोट तक पहुंचाया। उनके जाने के बाद पाओलो के चालक दल के सदस्यों ने राहत की सांस ली। वे अंततः चले गए। वह मेरे जीवन के सबसे थका देने वाले घंटे थे। पाओलो ने अपने अधीनस्थों की बातें सुनकर नाक सिकुड़ी। फिर वह अपने कमरे में वापस चला गया। आदित्य के साथ अपनी बातचीत से वह जानता था कि दूसरे पक्ष की उसके साथ दुश्मनी करने की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसके जहाज पर हमला करेंगे। क्या आप लोगों ने सामान का निरीक्षण किया? आदित्य ने युद्धपोत पर लौटकर पूछा। हाँ मिस्टर सक्सेना, वे सभी अच्छी हालत में हैं और प्रत्येक उपकरण की 100 से अधिक की अतिरिक्त मात्रा भी है। सामान की जांच करने के लिए जिम्मेदार एक सिपाही ने उत्तर दिया। ओह, ये तो बहुत बढ़िया उपहार है, आदित्य ने हंसते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। वापसी की यात्रा काफी लंबी थी क्योंकि उन्हें महारलिका कोस्टगार्ड से बचना था। यात्रा 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी और आदित्य मकाती शहर लौटने के लिए बहुत थक गया था, इसलिए उसने कैटेंडुएंस में एक होटल में रुकने का फैसला किया। जब वह जागा तो सभी हथियार और उपकरण पहले से ही उनके ट्रांसपोर्ट ट्रकों में रखे जा चुके थे। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। सुप्रभात मालिक। गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। क्रिजिया और चिराग पहले से ही होटल की लॉबी में उनका इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। घर जाने से पहले मैं एक कॉल करूंगा, उसने अपना फोन उठाते हुए कहा। बधाई हो, आपने X1 परमाणु बंकर प्राप्त किया है। बंकर का स्थान आपके डिवाइस में पहले से ही माधव है। आदित्य को जब दैनिक इनाम मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना नक्शा खोला और बंकर का स्थान जांचा। कैटेंडुएंस के पहाड़ी इलाके में एक माधव था जो उसके वर्तमान स्थान से ज्यादा दूर नहीं था। चलो पहले कहीं चलते हैं, मुझे कुछ जांचना है, उसने क्रिजिया और चिराग से कहा। हाँ बॉस। हाँ मिस्टर सक्सेना, आदित्य क्रिजिया और चिराग के साथ बंकर की जगह पर गए। वे अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने साथ 10 सैनिक भी लाए थे। हम यहाँ हैं, गाड़ी रोको, आदित्य ने चिराग से कहा। चिराग ने ब्रेक लगाया और फिर दूसरे सैनिकों से बात करके उन्हें रुकने को कहा। मिस्टर सक्सेना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप ये जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं? क्रिजिया ने उत्सुकता से उससे पूछा जब उसने आदित्य को इधर उधर देखते हुए देखा। क्या आप मेरे लिए यह पता लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र पर किसका स्वामित्व है? आदित्य नहीं चाहता था कि कोई भी परमाणु बंकर को देखे, इसलिए कुछ तैयारियां करना आवश्यक था। मैं इस पर विचार करूंगी, क्रिजिया ने सिर हिलाया। फिर उसने किसी को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया। आदित्य ने नक्शे का अनुसरण किया और वे जल्द ही एक पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। प्रवेश द्वार कहाँ है? उसने खुद से पूछा। क्रिजिया और बाकी लोगों को नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चले गए। जल्द ही आदित्य को पत्तियों के बीच छिपा हुआ एक ब्लास्ट डोर दिखाई दिया। वह उत्साह से उस ओर दौड़ा और दूसरों को अपने पीछे आने को कहा। यह क्या है? यहाँ तो दरवाजा है। चिराग ने जब मोटा धातु का दरवाजा देखा तो वह दंग रह गया। क्रिजिया भी हैरान थी, लेकिन वह अभी भी फोन पर किसी से बात कर रही थी, इसलिए वह चुपचाप आदित्य और चिराग के पीछे देखती रही। यह एक परमाणु बंकर है, मैंने इसे कुछ समय पहले बनवाया था, आदित्य ने उन्हें एक बेतरतीब बहाना बताया। विस्फोट का दरवाजा काफी आगे था और इसे खोलने के लिए उसके फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। उसे दरवाजा उठाना पड़ा क्योंकि यह जमीन पर तिरछा रखा हुआ था। दरवाजा काफी भारी था, इसलिए उसे इसे उठाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। चलो अंदर चलते हैं, आदित्य ने चिराग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वह क्रिजिया को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी किसी से बात कर रही थी। चिराग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ बॉस। अध्याय 154 फोर्ब्स पार्क पर वापसी। विस्फोट द्वार के पीछे सीढ़ियां थीं और जब आदित्य और चिराग सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके ऊपर लगी एलईडी लाइटें अचानक जल उठीं, जिससे अंधेरा मार्ग रोशन हो गया। आदित्य को बंदूक की स्वचालित कार्यप्रणाली देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह गलियारे से नीचे की ओर चलता रहा। इस बीच चिराग अपने दाहिने हाथ से बंदूक का हैंडल पकड़े हुए सावधानी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। सीढ़ी के अंत में उन्होंने अपने सामने एक और विस्फोट द्वार देखा, लेकिन यह बाहर वाले द्वार से बड़ा था। आदित्य ने दरवाजे का निरीक्षण किया और बीच दाहिनी ओर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखा। उसने स्कैनर पर अपना अंगूठा दबाया। उसके अंगूठे के निशान को स्कैन करने के बाद उन्हें काचाक की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन उसने पाया कि यह भारी लग रहा था, इसलिए उसने और ताकत लगाई। उसके अनुमान के अनुसार इस दरवाजे को पूरी तरह खोलने के लिए 2 वयस्क पुरुषों की जरूरत होगी। आदित्य पहले से ही बॉडी एनहांसिंग सीरम और जीन एवोल्यूशन लिक्विड से मजबूत था, इसलिए उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। रो अल्फा पाई डी अल्फा एस न्यू ओमाइक्रॉन वेल.com। बॉस, यहाँ बंकर का नक्शा है, चिराग ने उसे पुकारा।
आदित्य उसके पास गया और दीवार पर चिपका हुआ नक्शा देखने लगा। नक्शा काफी जटिल था और बंकर में कई रास्ते थे जो दूसरी मंजिल तक ले जाते थे। बंकर का एक बड़ा हिस्सा रहने की जगह थी जो 20 से ज्यादा मंजिलों से बनी थी और इन मंजिलों को नक्शे पर लिविंग जोन नाम दिया गया था। प्रत्येक लिविंग जोन में 1000 लोगों के रहने की जगह हो सकती है। ये बंकर आत्मनिर्भर भी है क्योंकि इसमें कृत्रिम रूप से सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। इसमें पानी और हवा को छानने की व्यवस्था भी है। चलो वापस चलते हैं। बंकर बहुत बड़ा है और हम उसके अंदर खो सकते हैं। आदित्य ने नक्शा देखने के बाद कहा। हाँ बॉस। चिराग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। दोनों तुरंत बंकर से बाहर निकल गए। ये तो बहुत जल्दी हो गया, क्रिजिया ने कहा जब उसने उन्हें दरवाजे से बाहर जाते देखा। आदित्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। भविष्य में हमारे पास बंकर देखने के लिए बहुत समय है। वैसे क्या तुमने वह बात देखी जो मैंने पहले पूछी थी? क्रिजिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ मिस्टर सक्सेना, मेरे एक दोस्त के अनुसार यह क्षेत्र राइजिंग ड्रैगन ग्रुप के तहत एक खनन कंपनी के स्वामित्व में है। राइजिंग ड्रैगन ग्रुप, इससे काम आसान हो जाता है। आदित्य ने अपना फोन उठाते हुए हंसते हुए कहा। फिर उसने यूजीन का नंबर डायल किया। नमस्ते मिस्टर सक्सेना। नमस्ते मी टैन। मैं जानना चाहता था कि क्या कैटिंडुइंस में हमारी कोई खनन कंपनी है? आदित्य ने बिना समय बर्बाद किए सीधे यूजीन से इस मामले के बारे में पूछा। क्रिजिया ने उसे उत्सुकता से देखा और सोचा कि वह किससे बात कर रहा है। ओह हाँ, कैटिंडुवांस में हमारी एक खनन कंपनी है, लेकिन आप मिस्टर सक्सेना से क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, मैं कैटिंडुवांस के पहाड़ों में जमीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन आदित्य ने उसे उस जमीन के बारे में बताया जहां बंकर स्थित था। मैं समझ गया, मैं खनन कंपनी को इस बारे में सूचित करूंगा श्री सक्सेना, और उनसे भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करवाऊंगा। राइजिंग ड्रैगन ग्रुप लागत का भुगतान करेगा, यूजीन ने उदारतापूर्वक कहा। आदित्य ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। हम कंपनी के पैसे का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस खनन कंपनी को विवरण के बारे में बताइए और मैं उन्हें भुगतान कर दूंगा। मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा श्री सक्सेना। खनन कंपनी से बात करने के बाद मैं आपको फ़ोन करूंगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आदित्य ने फ़ोन काट दिया और क्रिजिया की तरफ मुस्कुराया। ये तय हो गया। क्या वह राइजिंग ड्रैगन ग्रुप का मालिक यूजीन टैन था? क्रिजिया ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मैं यूजीन टैन हूँ, राइजिंग ड्रैगन ग्रुप का पूर्व मालिक। पूर्व मालिक? तुम्हारा मतलब है? क्रिजिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पहले घर वापस चलते हैं, यूजीन बाकी सब संभाल लेंगे। हमें बस खनन कंपनी को जमीन की कीमत चुकानी है। आदित्य परमाणु बनकर पाकर खुश था। इसमें 20,000 लोगों के रहने की जगह थी, इसलिए वह इसे अपना एक बेस बना सकता था। सैन्य उपकरणों के बारे में क्या? क्रिजिया ने पूछा। जब हम हवेली में पहुंचेंगे तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा को फोन करूंगा, आदित्य ने जवाब दिया। आदित्य का समूह हेलीकॉप्टर से फोर्ब्स पार्क स्थित हवेली में वापस आ गया। उनके पहुंचने पर आदित्य ने कमांडिंग जनरल को बुलाया। शुभ दोपहर जनरल, आप कैसे हैं? आदित्य ये शब्द कहते हुए वैदेही के कार्यालय की ओर चला गया। मेरे पास आपसे बातचीत करने का समय नहीं है मिस्टर सक्सेना। आपने मुझे क्यों बुलाया? आदित्य को उसकी आवाज़ सुनकर पता चल गया कि कमांडिंग जनरल का मूड खराब है। आदित्य मन ही मन हंसा। उसे पता था कि कमांडिंग जनरल को हाल ही में बहुत तनाव हो रहा होगा क्योंकि उसने राष्ट्रपति को खुलेआम भड़काया था। हालांकि आदित्य ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जनरल, आपने जो हथियार और उपकरण मंगवाए थे वे तैयार हैं, लेकिन वे अभी भी कैटिंडुइंस में हैं। आपने उन्हें तय समय से पहले ही पूरा कर लिया। कमांडिंग जनरल के स्वर में बदलाव आया। ये सही है, बस मुझे स्थान बता दो और मैं अपने आदमियों से उन्हें लेने के लिए कह दूंगा। कमांडिंग जनरल का स्वर नर्म हो गया। मैं इस कॉल के बाद आपको पता भेज दूंगा। आदित्य ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से कमांडिंग जनरल ने उससे यह नहीं पूछा कि उपकरण कैटिंडुइंस में क्यों है। ठीक है, रुको, क्या कल तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है? कमांडिंग जनरल ने धीमी आवाज में पूछा। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया। मैं आपके लिए समय निकालूंगा जनरल, उसने जवाब दिया। मैं कल सुबह 10 बजे फोर्ब्स पार्क स्थित आपके आवास पर आऊंगा और आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कमांडिंग जनरल को शायद राष्ट्रपति के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के बाद परेशानी हो रही थी। आदित्य को पहले से ही ऐसा होने की उम्मीद थी। वह पहले से ही जानता था कि माराकास परिवार कितना शक्तिशाली था। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा एक प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा जनरल। कमांडिंग जनरल ने कॉल काट दिया। आदित्य ने अपना फोन रखा और दरवाजा खटखटाया। दस्तक दस्तक, मैं हूं, उसने चिल्लाकर दरवाजा खोला।
जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वैदेही ताज़ी बनी कॉफ़ी का एक कप पी रही थी। उसे इसकी खुशबू से पता चल गया था। अध्याय 155 कमांडिंग जनरल मदद मांगता है। आदित्य ने एक सीट पकड़ ली और पूछा, जब मैं बाहर था तो क्या हुआ? वैदेही ने अपना कॉफ़ी का कप मेज पर रखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने जिन 3 एनपीए नेताओं को पकड़ा था वे मारे गए हैं। ये सुनकर आदित्य का चेहरा उतर गया। वे मर गए? वैदेही ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। उन्हें उनकी कोठरियों के अंदर ही मार दिया गया। सारे सबूत नष्ट कर दिए गए, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि अपराधी कौन था। आदित्य अपनी कुर्सी पर झुक गया और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें पता है कि यह किसने सही किया? ये कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन का पूर्व पुलिस प्रमुख दीपक लूथरा है। उसने 2 लोगों को भेजा था जो पुलिस अधिकारियों के वेश में थे। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे वे सो गए। अधिकारियों के बेहोश होने के बाद दोनों ने एनपीए के 3 नेताओं को गोली मार दी और सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने के बाद घटनास्थल से भाग गए। मैं डिलीट की गई फुटेज को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही, इसलिए मुझे पता है कि क्या हुआ था। इसी तरह से मैंने दीपक लूथरा तक का पता लगाया। वैदेही ने जवाब दिया, और जिस व्यक्ति ने यह आदेश दिया वह राष्ट्रपति होना चाहिए, है न? आदित्य को आश्चर्य हुआ कि डोनिल अभी भी पकड़ा नहीं गया था। सही। वैदेही ने उसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि कमांडिंग जनरल बहुत बुरे मूड में थे। यह इसी से संबंधित होना चाहिए, आदित्य ने खुद से कहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और पूछा, वैसे मैंने करण को नहीं देखा है। वह कहाँ है? मैंने उसे डोनिल को पकड़ने के लिए भेजा था। अगर तुम राष्ट्रपति को गिराना चाहते हो तो तुम्हें उस आदमी की जरूरत है। वैदेही ने उसे शांति से देखा। आदित्य इस बात से नाराज नहीं था कि वैदेही ने उसकी अनुमति के बिना कुछ किया। अगर सभी चीजें उसके माध्यम से गुजरती तो वह थक कर चूर हो जाता। क्या करण ठीक रहेगा? उसे करण की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। जब उसे पता चला कि वे गोलियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, तो उसे उनकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता होने लगी। वैदेही ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मिशन के लिए ओरलेवेंडे यूनिट के 5 सैनिक उसके पीछे पीछे आए हैं। ये सुनकर आदित्य का चेहरा हल्का हो गया। वह पहले ही देख चुका था कि ओरलेवेंडे यूनिट क्या करने में सक्षम है। वे लोग विद्रोहियों के गढ़ को नष्ट करने में सफल रहे, जिसमें 800 से ज्यादा सैनिक थे और उस समय सिर्फ 20 सैनिक थे। यह अच्छी बात है। अगर हम दीपक लूथरा को कमांडिंग जनरल को सौंप दें तो वह राष्ट्रपति को गिराने में सक्षम हो सकता है। RSNO V एप्सिलॉन LC ओमाइक्रॉन M, नहीं, तुम्हें खुद ही यह करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा अकेले ही माराकास परिवार को नहीं हरा सकते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने तुम्हें पहले ही बुला लिया है। वैदेही ने कॉफी का एक छोटा सा घूंट लेने से पहले कहा। आदित्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराया। ठीक है, वह कल यहाँ आएगा, फिर तुम्हें उसे बताना होगा कि राष्ट्रपति को खत्म कर देना चाहिए। माराकास परिवार के पास एक निजी सेना है और राष्ट्रपति माराकास उन्हें कभी भी संगठित कर सकते हैं। वे लोग केवल उसके आदेशों का पालन करते हैं, इसलिए यदि वह मर गया तो कोई भी उन्हें आदेश नहीं दे सकता। वैदेही की ठंडी निगाहों ने उसे बेचैन कर दिया। आदित्य ने उससे नजरें हटा लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो पूरी दुनिया को जरूर पता चल जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि मित्र देश मामले की जांच करने आएंगे। उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। उसने ये भी नहीं देखा कि वह पहले से ज्यादा तेजी से सोचने लगा था। ये जीन एवोल्यूशन लिक्विड का एक असर था। इसने उसके दिमाग को काफी तेज कर दिया। आदित्य ने आंखें खोली और वैदेही को घूरा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। उसे जल्द से जल्द हटाना बेहतर है। ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। बस मुझे करण के मिशन के बारे में अपडेट रखना। वैदेही ने सिर हिलाया। काल और कुणाल का क्या हुआ? टोक्यो में उनके मिशन का क्या हुआ? उन्होंने आपके निर्देशों के अनुसार हुंडई को पहले ही चेतावनी भेज दी है। हुंडई को चिंता थी कि यह मामला तूल पकड़ सकता है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी जांच रोक दी। काल और कुणाल कल तक यहाँ आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। यह अच्छी बात है। आदित्य को यह सुनकर राहत मिली। उसे काल की लंबी अनुपस्थिति की आदत नहीं थी। वह पहले से ही उसके करीब आ गया था और वह काल के साथ भाई जैसा व्यवहार करता था। इसके बाद आदित्य वैदेही के कार्यालय से चला गया। निर्धारित समय पर कमांडिंग जनरल उनसे मिलने आए। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को लेकर आए थे क्योंकि वे इस मामले को गुप्त रखना चाहते थे। उन्होंने देखा कि हाल ही में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वे अपने आसपास के लोगों से सावधान थे। सुप्रभात जनरल। आदित्य ने हवेली के प्रवेश द्वार पर कमांडिंग जनरल का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, मिस्टर सक्सेना। वैसे ही
आदित्य मुस्कुराया। पहले अंदर चलें, मैं तुम्हें अपने अध्ययन कक्ष में ले आता हूँ। हम वहाँ बातें कर सकते हैं। आदित्य कमांडिंग जनरल को अपने अध्ययन कक्ष में ले आया। वैदेही और क्रिजिया पहले से ही वहाँ मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने दोनों महिलाओं को देखा और फिर आदित्य को। युवा होना अच्छा है, लेकिन आपको इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए, उन्होंने मजाक में कहा। आदित्य ने केवल मुस्कुराकर कहा, कृपया बैठ जाए जनरल। धन्यवाद। कमांडिंग जनरल ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। तो आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं? आदित्य ने मेज पर अपनी उंगलियां आपस में फंसाते हुए पूछा। कमांडिंग जनरल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मिस्टर सक्सेना, कृपया मेरी मदद करें, उसने आदित्य की तरफ देखते हुए बुदबुदाया। वह इस आदमी से मदद नहीं मांगना चाहता था, लेकिन वही एकमात्र व्यक्ति था जो इस समय उसकी मदद कर सकता था। जब वे बातचीत कर रहे थे, क्रिजिया ने उनके लिए चाय डाली। ठीक है, आदित्य ने उत्तर दिया और फिर बेपरवाही से चाय की चुस्की ली। आप सहमत हैं? कमांडिंग जनरल को पहले से ही उसके इनकार की उम्मीद थी। उसने कल रात ही रणनीति बना ली थी कि वह आदित्य को कैसे मदद के लिए मनाएगा। क्यों? क्या यह आपको चौंकाने वाला लग रहा है जनरल? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आदित्य ने हंसते हुए अपना चाय का कप नीचे रख दिया। कमांडिंग जनरल ने अपना मुखपत्र साफ करते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, मैं जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आदित्य ने उसकी बात बीच में रोककर मुस्कुराते हुए कहा, चलो बकवास बंद करो जनरल, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अध्याय 156 बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने आदित्य को गौर से देखा। उनके सामने बैठा आदमी बहुत शांत था, तब भी जब वे राष्ट्रपति से निपटने के बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता है कि आपके पास कुशल लोगों का एक समूह है जो आपके लिए काम कर रहा है मिस्टर सक्सेना। कृपया उन्हें थोड़ी देर के लिए मुझे उधार दें, मुझे किसी को पकड़ने के लिए उनकी ज़रूरत है। आदित्य ये सुनकर हंस पड़ा। आप मेरे लोगों को उधार लेना चाहते हैं जनरल? क्या सेना में योग्य कर्मियों की कमी है? लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने यह सुनकर आह भरी। सेना में कुशल सैनिक हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे राष्ट्रपति के प्रति वफादार हैं। मैं उन्हें ये काम देने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्होंने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाया। पहले, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किसे पकड़ना चाहते हो? आदित्य को इस सवाल का जवाब पहले से ही पता था, क्योंकि वैदेही ने उसे पहले ही इसके बारे में बता दिया था। हालांकि वह अभी भी इसकी पुष्टि करना चाहता था। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी उन्होंने गहन विचार के बाद हार मान ली। मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं, उन्होंने आदित्य को अपने फोन पर किसी की तस्वीर दिखाते हुए कहा। आदित्य ने तस्वीर को घूरते हुए अपना आसन ठीक किया। ये कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन के पूर्व पुलिस प्रमुख दीपक लूथरा थे। जैसा कि वैदेही ने अनुमान लगाया था, कमांडिंग जनरल भी इसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। पता चला कि यह वही व्यक्ति था। आदित्य ने कमांडिंग जनरल की ओर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना फोन पकड़ा और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। हम काफी समय से डोनिल की जांच कर रहे थे और हमें राष्ट्रपति के साथ उसके संबंधों का पता चला। कुछ खोजबीन के बाद हमें ये भी पता चला कि वह राष्ट्रपति के गंदे कामों को साफ करने के लिए जिम्मेदार था। अगर वह हमारे हाथ में आ जाए तो हम राष्ट्रपति माराकास को गिरा सकते हैं। उसने ये शब्द कहते हुए अपना दाहिना हाथ भींच लिया। पिछले कुछ दिनों में उसने सिर्फ ये जानकारी हासिल करने के लिए 10 से ज्यादा अधीनस्थों को खो दिया था। वह नहीं चाहता था कि उनकी मौतें व्यर्थ जाएं। कमांडिंग जनरल बोल ही रहे थे कि आदित्य को करण की रिपोर्ट मिली। बॉस, हमने दीपक लूथरा को पकड़ लिया है, हम 2 घंटे के भीतर वापस आ जाएंगे। संचारक से अपनी बात सुनकर आदित्य की मुस्कान और गहरी हो गई। वह खड़ा हुआ और सिगरेट जलाते हुए बोला, जनरल, ये कैसा रहेगा? मैं राष्ट्रपति से निपट लूंगा और उनके अधीन भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों से छुटकारा पा लूंगा। बदले में आपको मेरे लिए काम करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? आदित्य के शब्द इतने हास्यास्पद थे कि उसे लगा कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि किनारे पर खड़ी क्रिजिया भी दंग रह गई। वह अविश्वास से आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने सिगरेट से एक कश लिया और फिर शांति से जवाब दिया, तुमने गलत नहीं सुना। मैं राष्ट्रपति और उसके पूरे गुट से निपट लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। कमांडिंग जनरल उसकी बात सुनकर चुप हो गया। आदित्य ने आगे कहा, मुझे पता है कि इस मामले की वजह से आप हाल ही में बहुत तनाव में रहे हैं और हम दोनों जानते हैं कि आप मुश्किल से उसके खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रख पा रहे हैं। अगर आपके सैनिक न होते तो पिछले कुछ दिनों में हत्या के सभी प्रयासों में आप पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा बार मर चुके होते। यहाँ तक कि आपका परिवार भी पहले से ही प्रभावित है। आपको उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए जनरल। उसके शब्द ताबूत में आखिरी कील की तरह थे। कमांडिंग जनरल ने हार के भाव से उसे घूरा।
वह खड़ा हुआ और अपना सिर नीचे कर लिया। मिस्टर सक्सेना, अगर आप इस मामले को संभाल सकते हैं तो मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे जल्दी से उठाया। आप निश्चिंत रहिए जनरल। सच बताऊं तो मुझे पहले से ही आपकी असफलता का अंदेशा था, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ तैयारियां कर रखी थीं। ये सुनकर कमांडिंग जनरल को अचानक ऐसा लगा कि वह अब आदित्य को समझ नहीं पा रहा है। क्रिजिया को उम्मीद नहीं थी कि महारलिका की सेना का कमांडिंग जनरल आदित्य की बेतुकी मान को मान लेगा। वह पार्थ दुगर से ज्यादा माफिया बॉस जैसा दिखता है। उसने मन ही मन सोचा। मिस्टर सक्सेना, क्या आप मुझे संकेत दे सकते हैं कि आप राष्ट्रपति से कैसे निपटेंगे? कमांडिंग जनरल ने पूछा। उस बारे में, ये वास्तव में बहुत सरल है। हमें बस उसे मारना है, आदित्य ने सुगंधित धुआं हवा में उड़ाने से पहले कहा। आदित्य के शब्दों ने कमांडिंग जनरल की भौहें सिकोड़ दीं। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि माराकास परिवार की अपनी निजी सेना है। उनके कार्यालय के आसपास की इमारतों में दर्जनों अंगरक्षक हैं जो 24 घंटे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। आदित्य ने सिगरेट के बट को अंगूठे से हिलाते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि उसकी छोटी सी सुरक्षा टुकड़ी मेरे लोगों को रोक सकती है? मैं उससे भी ज्यादा भयावह चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं उसके जैसे कीड़े को भी नहीं रोक पाया तो मैं हमारे आगे आने वाले विनाशकारी भविष्य से कैसे बच पाऊंगा? कमांडिंग जनरल को आदित्य से एक दमनकारी आभा आती हुई महसूस हुई। यहाँ तक कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जो कई जीवन मरण की स्थितियों से गुजरा था, वह भी अभिभूत महसूस कर रहा था। आदित्य को एहसास हुआ कि उसने गलत बोला है, इसलिए माहौल को सामान्य करने के लिए वह हल्के से हंसा। मैं मूर्ख हूँ, कृपया मेरी बकवास माफ करें जनरल। कमांडिंग जनरल को अब भारी दबाव महसूस नहीं हुआ। वह सोच विचार कर आदित्य के मुस्कुराते चेहरे को देखने लगा। जनरल, मैं आपको बाद में एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। क्या आपको अभी भी वह हमलावर हेलीकॉप्टर याद है जो मैंने आपको पहले दिखाया था? आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखते हुए कहा। करण और बाकी लोगों के लौटने में अभी भी 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय था। वह इस समय का उपयोग जनरल को उसके बारे में बेहतर तरीके से समझाने के लिए कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा अचंभित रह गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में याद है, लेकिन क्या आपने नहीं कहा था कि इसे बनाने में बहुत समय लगेगा? आदित्य ने सिगरेट एस्ट्रे पर रखते हुए हंसते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पूरा संस्करण दिखाऊंगा। अध्याय 157। करण दीपक लूथरा को हवेली में लाता है। आदित्य जनरल को हवेली के पीछे खुले मैदान में ले गया। खुले मैदान में 2 हेलीकॉप्टर खड़े थे। उनमें से एक निजी हेलीकॉप्टर था, जबकि दूसरा हमलावर हेलीकॉप्टर जैसा दिख रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने हैरानी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर को देखा। तो ये पूरा संस्करण कैसा दिखता है? ये सुंदर और राजसी है। उन्होंने महारलिका के आर्म्स कॉर्पोरेशन के गुप्त गोदाम में ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर का अधूरा संस्करण देखा था। उसके सामने विमान अविश्वसनीय रूप से भयावह लग रहा था और वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि यह कितना भयानक होगा, क्योंकि वह इसके शस्त्रागार में मौजूद भयानक हथियार को देख रहा था। आदित्य ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मेरे पास अभी भी इस आदमी के 20 से ज्यादा टुकड़े कहीं छिपे हुए हैं। आदित्य ने हेलीकॉप्टर की सतह पर दस्तक देते हुए कहा। 20? मुझे मत बताना कि तुम राष्ट्रपति से निपटने के लिए इस चीज का उपयोग करने की योजना बना रहे हो। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने आश्चर्य से कहा। आदित्य को उसकी बातें सुनकर मजा आया। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर मैं उससे निपटने के लिए इस आदमी का इस्तेमाल करूं तो ये बहुत ज्यादा होगा। ये सुनकर कमांडिंग जनरल ने राहत की सांस ली। तुमने ये चीज यहाँ कैसे लाए? उसने उत्सुकता से पूछा। क्या ये भी महत्वपूर्ण है? मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए दिखाया कि महारलिका अब वह कमजोर देश नहीं रहा जो पहले था। जब सही समय आएगा, मैं तुम्हें अपने गुट की असली ताकत दिखाऊंगा। आदित्य ने हमलावर हेलीकॉप्टर को देखते हुए जेब में हाथ डाला। उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर कमांडिंग जनरल को अचानक लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इतने शक्तिशाली सैन्य संसाधन जुटाकर तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसने बुदबुदाया। आदित्य की संवेदनशील सुनने की शक्ति से उसने कमांडिंग जनरल के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना। जनरल, मैं बस जितने लोगों को बचा सकता हूँ, बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। उनके रहस्यमय शब्दों ने कमांडिंग जनरल को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। अचानक एक सिपाही करण और अन्य लोगों के आने की खबर देने आया। बॉस, सर करण वापस आ गया है। ये सुनकर आदित्य ने सिपाही को जाने दिया, इससे पहले कि वह अपना सिर कमांडिंग जनरल की ओर घुमाता। जनरल, ऐसा लगता है कि आपका आश्चर्य अपेक्षा से पहले ही आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और उसे हवेली के प्रवेश द्वार की ओर ले गया। बॉस, हमने मिशन पूरा कर लिया है।
करण ने रिपोर्ट करते हुए उसे प्रणाम किया। ओर्लेवेंडे यूनिट के 5 सैनिक भी करण के पीछे खड़े थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, वह कहाँ है? करण ने ओर्लेवेंडे यूनिट के सैनिकों को संकेत दिया। उनमें से एक ने पलटकर कार के अंदर बंधे हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया। मम्मा, उफ! आदमी का मुंह कपड़े से ढका हुआ था, इसलिए वह केवल दबी हुई चीख ही निकाल सका। वह व्यक्ति है। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने संकुचित आंखों से उस आदमी को देखा। जनरल, क्या आप उस व्यक्ति को पहचानते हैं? आदित्य ने हंसते हुए कहा। कमांडिंग जनरल उस आदमी के करीब गया और उसके चेहरे की जांच की। ममन्नन, इर्द-गिर्द, मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए, दीपक लूथरा। उस आदमी की पहचान जानने के बाद कमांडिंग जनरल की आंखें चौंधिया गईं। उसने डोनिल को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजा और इस प्रक्रिया में उनमें से कुछ मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने डोनिल की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्हें करण ने रोक दिया। मैं अपने व्यवहार के लिए माफी चाहता हूं, मिस्टर सक्सेना, उन्होंने जल्दी से आदित्य से कहा। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ अधीनस्थ उसकी वजह से मारे गए। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, लेकिन अभी भी हमारे लिए उसका कुछ उपयोग है। अगर वह अब उपयोगी नहीं है तो तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, आदित्य ने कहा। करण ने कमांडिंग जनरल का हाथ छोड़ दिया। मिस्टर सक्सेना, अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगा, कमांडिंग जनरल ने कहा। आदित्य ने सिर हिलाकर जवाब दिया, इस समय आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जनरल साहब, आप बस बैठकर तमाशा देखिए। दोनों ने अपनी योजनाओं के बारे में बातचीत की, लेकिन आदित्य ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। उसने केवल कुछ मामलों के बारे में कमांडिंग जनरल को संकेत दिया। 1 घंटे के बाद कमांडिंग जनरल हवेली से चले गए। जनरल, क्या आप सचमुच उस व्यक्ति के लिए काम करने को तैयार हैं? कमांडिंग जनरल के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति ने पूछा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा अपनी सीट पर झुक गए और अपनी कनपटियां रगड़ने लगे। आपने खुद ही देख लिया है, वह आदमी एक राक्षस है। उसके साथ मिलकर ही हम राष्ट्रपति को हरा सकते हैं, जो खुद भी एक राक्षस है। कमांडिंग जनरल के दाहिने हाथ जीवन लासाला ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वह आदित्य के साथ बातचीत के दौरान वहां मौजूद था, लेकिन उस समय उसने बोलने की हिम्मत भी नहीं की। जनरल, अगर वह लक्ष्मण वर्मा मंजानो जैसा कोई हो तो क्या होगा? उसने गंभीर भाव से पूछा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने कार के बाहर के दृश्य को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तब पूरा देश अराजकता में डूब जाएगा और हम उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कमांडिंग जनरल की बात सुनकर जीवन चुप हो गया। एक बंद कमरे के अंदर, उसके मुंह से कपड़ा हटाओ, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आदित्य ने आदेश दिया और बंधे हुए दीपक लूथरा के सामने अपनी सीट पर बैठ गया। करण ने डोनिल के मुंह से कपड़ा खोला। हाँ, डोनिल ने गहरी सांस लेते हुए गहरी सांस छोड़ी। फिर उसने आदित्य को डरी हुई नजर से देखा। आदित्य सक्सेना, मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे लगा था कि तुम कोई लालची व्यापारी हो, लेकिन तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। आश्चर्य, उसने मजाकिया लहजे में कहा। मैं राष्ट्रपति के खिलाफ गवाही देने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। डोनिल के चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं क्योंकि वह आदित्य और उसके पीछे खड़े लोगों को घबराहट से देख रहा था। राष्ट्रपति ने उन पर नजर रखने के लिए जो अंगरक्षक भेजे थे, उन्हें उन लोगों ने आसानी से मार डाला। उस समय वे केवल 6 थे, लेकिन 30 से अधिक विश्व स्तरीय अंगरक्षकों को पलक झपकते ही मार दिया गया। उनकी मौत का दृश्य उसके दिमाग में दुर्स्वप्न की तरह घूमता रहा। अध्याय 158 फैजान रिजवी का सदमा। डोनिल की बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं? वह ऐसे हंसा मानो उसने अपने जीवन का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। डोनिल का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि वह राष्ट्रपति का पर्दाफाश करके इस मामले से बच सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने आदित्य की नज़र में अपनी अहमियत को ज्यादा आंक लिया था। आदित्य डोनिल के सामने बैठ गया और अपना चेहरा उसके करीब ले जाकर बुदबुदाया। देखिए, मेरे पास पहले से ही सबूत हैं जो राष्ट्रपति को गिरा देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह जेल में सड़ता रहे। मेरा लक्ष्य है उसे मारना। डोनिल ये सुनकर कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी वास्तव में राष्ट्रपति को मारने की योजना बना रहा था। आदित्य की भयावह मुस्कान देखकर वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारा कुछ उपयोग है, इसलिए तुम अपनी जान बचा सकते हो। इसके अलावा एक दोस्त तुमसे मिलना चाहता था। आदित्य ने डोनिल के चेहरे पर थपथपाया और फिर खड़ा होकर गार्ड से कहा, उसे बांध दो और भागने मत दो। फिर वह आदेश देकर कमरे से बाहर चला गया। डोनिल के दिल में निराशा थी। उसने संघर्ष करने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि पहरेदारों ने उसका मुंह बंद कर दिया था और उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए थे। बंद कमरे के बाहर आदित्य ने एक नंबर डायल किया और कॉल दबाया।
कमालपुरा सिटी पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रमुख के कार्यालय के अंदर फैजान रिजवी कुछ दस्तावेजों को संभालने में व्यस्त था। वह काम से 1 महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के बाद हाल ही में लौटा था। जब वह पहली बार स्टेशन लौटा तो पुलिस अधिकारी उसे देखकर चौंक गए। आखिरकार सभी को लगा कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है। सभी ने उससे तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन फैजान रिजवी ने केवल औपचारिकतावश ही उनका जवाब दिया। उसने पहले ही वादा किया था कि वह आदित्य से जुड़ी कोई भी बात नहीं बताएगा। दस्तक दस्तक दस्तक। फैजान रिजवी ने जब अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसने अपना सिर उठाया। पुलिस की वर्दी पहने एक सख्त दिखने वाली युवती उनके दफ्तर में दाखिल हुई। सर, उसने सम्मानपूर्वक फैजान रिजवी का अभिवादन किया। ज़ारा नाइक, ये तुम हो? पहले अपनी सीट पर बैठो। फैजान रिजवी ने उसे प्यार से देखा। यह महिला उसकी छात्रा थी और उसने जितने भी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था उनमें से वह सबसे तेजी से रैंक में ऊपर आई थी। वह पहले से ही एक पुलिस कॉर्पोरल थी और उच्च अधिकारियों ने उसे एक और पदोन्नति देने का संकेत भी दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी अनुपस्थिति के दौरान काफ़ी सक्रिय थी। उसने कुछ वांछित अपराधियों को पकड़ा था और वह दिनेश राणा की बची हुई सेना में से एक पर छापेमारी में भी शामिल हुई थी जो सफल रही थी। ज़ारा नाइक ने एक सीट ली और फैजान रिजवी को घूरने लगी। सर, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गए हैं। फैजान रिजवी ने दस्तावेजों को दराज में रखते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मैं ऐसा करने वाला हूं, है न? सर, वो ज़ारा नाइक के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। फैजान रिजवी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, मैंने भी सोचा था कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, लेकिन लगता है कि इस दुनिया में मेरा अभी भी कोई उद्देश्य है। ज़ारा नाइक पूछना चाहती थी कि आदित्य ने उसे ठीक होने में कैसे मदद की, लेकिन फैजान रिजवी के चेहरे को देखकर उसे पता था कि वह इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। मुझे पता है कि आपके और बाकियों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि आदित्य हमारा दुश्मन नहीं है। मैंने सुना है कि आप पिछले कुछ हफ्तों से उसकी जांच कर रहे हैं। फैजान रिजवी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और वह उसे घूरने लगा। फैजान रिजवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ज़ारा नाइक ने आह भरते हुए कहा, मैं आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, सर। वह आदमी रहस्य से भरा हुआ है। 2 महीने पहले तक वह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, लेकिन अचानक उसके पास इतनी संपत्ति आ गई कि वह महारलिका के सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति से भी ज्यादा हो गई। ज़ारा नाइक, वह हमारा दुश्मन नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसलिए कृपया अपनी जांच बंद करो। फैजान रिजवी ने उसे चेतावनी दी। यह उसकी खातिर था। आदित्य शायद सतह पर कानून का पालन करने वाला नागरिक हो, लेकिन वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कानून तोड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ज़ारा नाइक ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक फैजान रिजवी का फ़ोन बज उठा। रिंग रिंग रिंग। फैजान रिजवी ने झल्लाहट भरे अंदाज में अपना फ़ोन पकड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि फ़ोन करने वाला आदित्य है तो उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो मिस्टर सक्सेना, कैसे हैं आप? नमस्ते फैजान रिजवी अंकल, मैं ठीक हूँ। मैं इस समय आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। ज़ारा नाइक ने जब फैजान रिजवी के मुंह से आदित्य का नाम सुना तो उसने माफ़ी मांग ली। फैजान रिजवी ने ज़ारा नाइक को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं मिस्टर सक्सेना। कल फोर्ब्स पार्क वाली हवेली में आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, तुम हैरान हो जाओगे। आदित्य की बातों ने उसे उत्सुक कर दिया। ठीक है, मैं स्टेशन जाने से पहले आपकी हवेली पर आ जाऊंगा, फैजान रिजवी ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, फिर कल मिलते हैं। आदित्य ने इसके बाद फ़ोन काट दिया। नंदसोवेल फैजान रिजवी ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और गहराई से सोचने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि आदित्य अगले दिन उसे क्या दिखाने वाला है। फैजान रिजवी सुबह सुबह हवेली पहुंच गया। अभी भी सुबह के 7 बजे थे जब उसने आदित्य को बिस्तर से उठाया। आप बहुत जल्दी आ गए चाचा फैजान रिजवी। आदित्य ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी और नाराजगी से फैजान रिजवी को देखा। हा, मुझे अभी और काम है इसलिए मैं जल्दी आ गया। फैजान रिजवी ने आदित्य का थका हुआ चेहरा देखा तो मुस्कुराया। आदित्य ने उसकी बात सुनकर नाक भान से कुड़ी। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। उसे देखा, फैजान रिजवी ने केतन को चौंका दिया। वह आदित्य के पीछे हवेली के तहखाने की ओर गया। उसने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। आदित्य ने दरवाजा खोला और अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुकाकर फैजान रिजवी को अंदर आने का इशारा किया। फैजान रिजवी उसके पीछे पीछे अंदर गया और उसने एक आदमी को देखा जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। इस व्यक्ति को देखकर फैजान रिजवी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया और उसे उसकी पहचान का अंदाजा हुआ। यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है। कौन है ये? उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ था, इसलिए फैजान रिजवी उसका चेहरा नहीं देख सके।
अचानक उस आदमी ने अपना सिर उठाया और एक परिचित चेहरा दिखाया। चीफ डोनिल। फैजान रिजवी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा। अध्याय 159 आदित्य का उपयोगी विचार। डोनिल ने एक बदसूरत मुस्कान निकाली। तो तुम उस कमीने के लिए काम कर रहे हो, है न? अपने शब्दों पर ध्यान दो। एक सैनिक उसके पास आया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। पा। डोनिल ने अपना सिर उठाया और फैजान रिजवी की तरफ मुस्कुराया। क्या तुम्हें मुझे इस तरह देखकर खुशी हो रही है? फैजान रिजवी ने पूर्व पुलिस प्रमुख को उलझन भरी नजरों से देखा। वह पहले इस व्यक्ति का सम्मान करता था, लेकिन राष्ट्रपति के लिए काम करने के बाद उसके व्यक्तित्व में अचानक बदलाव आया। आप हमारे स्टेशन के सबसे योग्य अधिकारी थे। हर कोई आपका सम्मान करता था और हमारे काम के प्रति आपके समर्पण की प्रशंसा करता था। हालांकि राष्ट्रपति से मिलने के बाद आप बदल गए। फैजान रिजवी ने सिर हिलाते हुए कहा। डोनिल के चेहरे पर उसके शब्द उभर आए। अतीत की यादें उसके दिमाग में घूम गईं। उसने अपने द्वारा तब किए गए चुनावों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या मैंने सही काम किया? क्या मैं गलत हूँ? वह राष्ट्रपति हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। डोनिल का चेहरा पसीने और सूखे खून से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक खालीपन था, जैसे फैजान रिजवी के शब्दों ने उसे जगा दिया हो। ये दृश्य देखकर आदित्य ने सिपाही से फुसफुसाकर कहा, उन पर नजर रखना। फिर वह बिना कुछ कहे बाहर चला गया। 10 मिनट से अधिक समय बाद गंभीर चेहरे वाला फैजान रिजवी बेसमेंट से बाहर आया। क्या तुम ठीक हो? आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। डोनिल दिनेश राणा के भागने के लिए जिम्मेदार था, जिसकी वजह से फैजान रिजवी की जान लगभग चली गई थी। आदित्य ने सोचा था कि डोनिल को देखकर फैजान रिजवी गुस्सा दिखाएगा, लेकिन वह गलत था। फैजान रिजवी ने कमजोरी से अपना सिर उसकी ओर घुमाया और कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे उससे बात करने देने के लिए शुक्रिया। आदित्य ने कंधे उचकाए। तुम्हें अब स्टेशन जाना चाहिए। मैं वापस जाकर सो जाऊंगा। आदित्य ने हाथ हिलाया और बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। फैजान रिजवी ने उन्हें जाते हुए देखकर ठहाका लगाया। आदित्य ने गर्म पानी से स्नान किया और आरामदायक कपड़े पहन लिए। फिर वह अपने अधीनस्थों के साथ नाश्ता करने चला गया। खाना खाने के बाद उसने अपना फोन उठाया और अपना दैनिक इनाम प्राप्त किया। बधाई हो, आपने 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का दावा किया है। आदित्य अब इनामों से पैसे पाने के लिए उत्साहित नहीं था। वैदेही के अनुमान के अनुसार अगर ज़ॉम्बी वायरस सभी देशों में फैल गया तो पैसे का मूल्य जल्दी ही खत्म हो जाएगा। भोजन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा और लोग इसका इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के लिए वस्तु विनिमय के लिए करेंगे। जब भी वह दैनिक पुरस्कारों से पैसे का दावा करता तो वह बस इसे अपनी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करता। कैटेंडुएंस में निर्माण परियोजनाओं के अलावा उसने राइजिंग ड्रैगन ग्रुप को उसके लिए 2 खाद्य प्रसंस्करण कारखाने बनाने के लिए अनुबंधित किया। आदित्य वैदेही के ऑफिस की ओर बढ़ा तो अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। ये सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि वैदेही कमरे के अंदर है। हमेशा की तरह वह अभी भी अपनी डेस्क के पीछे लैपटॉप रखे बैठी थी। मैंने कुछ बहुत अच्छी बात सोची है। अगर मैं बैंक से पैसे उधार ले लूँ तो क्या होगा? मैं ताज होटल को गिरवी रख सकता हूँ। आदित्य ने उसके सामने बैठते ही कहा। वैदेही ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं लगता था कि तुम वाकई कोई मददगार आइडिया दे पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए। पंडित आदित्य उसकी बातों पर केवल मुस्कुराया। हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं उनकी वजह से हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर हमें बैंक से लोन मिल जाए तो हम और प्रोजेक्ट जोड़ सकते हैं और अपने विकास को गति दे सकते हैं। वैदेही ने भावशून्यता से कहा। तो फिर ये तय हो गया। मैं क्रिजिया को इस बारे में बता दूंगा और उसे इस मामले को संभालने दूंगा। आदित्य उसके दफ्तर में ज्यादा देर तक नहीं रुका। उसने क्रिजिया को ढूंढा और पाया कि वह लिविंग रूम में नौकरानियों से बातें कर रही थी। क्रिजिया, मेरे पीछे वैदेही के ऑफिस चलो। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। आदित्य थोड़ा उत्साहित था। क्रिजिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनके बॉस के लिए ऐसा उत्साहित भाव दिखाना दुर्लभ था। ठीक है मिस्टर सक्सेना, सब लोग मुझे माफ कर दो, क्रिजिया ने नौकरानियों से कहा और आदित्य के पीछे ऊपर चली गई। जब वे वैदेही के ऑफिस में दाखिल हुए तो आदित्य ने तुरंत कहा, तो बात यह है, मैं चाहता हूं कि तुम बैंक से पैसे उधार लो। क्रिजिया को उसकी बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। आप कितना उधार देना चाहते हैं मिस्टर सक्सेना? उसने पूछा। आदित्य ने कुछ देर सोचा और फिर सहजता से कहा, 100 बिलियन डॉलर। क्रिजिया ये सुनते ही अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। 100 बिलियन, यह असंभव है। बैंक इस पर सहमत नहीं होंगे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन क्या होगा अगर हम ताज होटल और माजदा को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करते हैं? यदि यह पर्याप्त नहीं है तो हम संपार्श्विक की सूची में राइजिंग ड्रैगन समूह को भी जोड़ सकते हैं। आदित्य के शब्द पागलपन भरे लग रहे थे और क्रिजिया को लगभग लगा कि वह उसके साथ खेल रहा है। रुको,
क्या यह उस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में है जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी? क्रिजिया ने अपना संयम वापस पा लिया। आदित्य ने उसे ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उसे अभी भी लगा कि यह अविश्वसनीय है। अगर यह असली नहीं होता तो वे सब कुछ खो देते, जिसमें ताज होटल भी शामिल है, जिसे दुनिया के सबसे अच्छे होटलों में से एक बनाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। ये सही है, ये कंपनियां वैसे भी जल्द ही बेकार हो जाएंगी। बेहतर होगा कि हम इनसे ज़्यादा पैसे ले लें इससे पहले कि ये पूरी तरह बेकार हो जाएं। आदित्य ने सिर हिलाया। क्रिजिया ने आदित्य को घूरा और मन ही मनाह भरी। ठीक है मिस्टर सक्सेना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उसने इस व्यक्ति पर अपना भविष्य दांव पर लगाने का फैसला किया। अच्छा, मैं करण और 20 और अंगरक्षकों को आपकी सुरक्षा के लिए भेजूंगा। वे आपको सुरक्षित रखेंगे ताकि आपको किसी बात की चिंता न करनी पड़े। आदित्य मुस्कुराया और खड़ा होकर उसके कंधे पर थपथपाया। क्रिजिया एक कुशल प्रबंधक थी और वह उससे बेहतर वार्ताकार थी। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद मिस्टर सक्सेना। क्रिजिया ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। आदित्य ने घड़ी पर समय देखा और कहा, तुम्हें अब तैयारी करनी चाहिए। मैं जाकर करण को ये बात बताता हूँ। हाँ मिस्टर सक्सेना। क्रिजिया ने सिर हिलाया। फिर वह खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने से पहले उसे प्रणाम किया। इस बार केवल आदित्य और वैदेही ही बचे थे। क्या तुम उसके साथ जाना चाहते हो? आदित्य ने संकोच से पूछा। नहीं, वैदेही ने साफ मना कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, आदित्य ने जाने से पहले अपने कंधे उचकाए। अध्याय 160 राष्ट्रपति का लाइव स्ट्रीम। जब क्रिजिया और करण पैसे उधार लेने के लिए बाहर गए थे, तब आदित्य और वैदेही ने राष्ट्रपति को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने पूरा दिन सब कुछ सुचारू रूप से चलाने का तरीका खोजने में बिताया। जब रात हुई, आदित्य अपने बिस्तर पर वापस चला गया। मैं बहुत थक गया हूँ। ये मेरे जीवन के सबसे लंबे 2 महीने हैं। उसने आह भरते हुए अपने बिस्तर पर छलांग लगा दी। उसने अपने सोने के कपड़े पहनने की भी जहमत नहीं उठाई। आदित्य ने एक तकिया पकड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। रिंग रिंग रिंग। अचानक उसका फोन बज उठा। आदित्य ने भौहें सिकुड़कर अपने कान ढक लिए। रिंग रिंग रिंग। अरे कौन है? कौन सा साला इस समय मुझे कॉल कर रहा है? आदित्य ने गुस्से में तकिया फेंका और सीधा बैठ गया। फिर उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर देखने लगा कि कॉल करने वाला कौन है। ये फैजान रिजवी का नंबर था। आदित्य ने अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए क्रोधी स्वर में फोन उठाया। क्या बात है? आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर सक्सेना। आपको अपना टीवी चालू कर लेना चाहिए या फिर आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। राष्ट्रपति दीपक लूथरा को ढूंढ रहे हैं, फैजान रिजवी ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। उसने जल्दी से अपना सोशल मीडिया ऐप खोला और राष्ट्रपति की लाइव स्ट्रीम सर्च की। उन्होंने जल्द ही लाइव स्ट्रीम का पता लगा लिया, जिसके दर्शक 300,000 से अधिक थे और यह संख्या हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। राष्ट्रपति माराकास एक कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर गंभीर भाव था। उन्होंने सफ़ेद औपचारिक कपड़े पहने हुए थे। इस समय वे अपने 6 साल के कार्यकाल के लक्ष्यों के बारे में बात कर रहे थे। मेरे साथी नागरिकों, हम अब मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति के रूप में अपने शेष कार्यकाल के दौरान चावल की कीमत कम करने का प्रयास करूंगा। 20 पैसों प्रति किलोग्राम, यही मेरा लक्ष्य है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि किसान। राष्ट्रपति के वादों को सुनकर आदित्य को बुरा लगा। उसे पता था कि यह लोगों का समर्थन पाने के लिए किया गया झूठ मात्र है। माराकास परिवार का इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इतिहास रहा है, इसलिए राष्ट्रपति का ये कदम आश्चर्यजनक नहीं था। मेरे साथी नागरिकों, हमारी सेना ने पहले ही एनपीए के मुख्य अड्डे को नष्ट कर दिया है और 3 विद्रोही नेता पहले ही मर चुके हैं। ये सब हमारे सैनिकों की बहादुरी और। आदित्य ने हंसी मजाक में कहा। यह आदमी वास्तव में एनपीए के विनाश का श्रेय ले रहा था, जबकि यह ओरलवेंडे यूनिट थी जिसने सारा काम किया था। देश की सेना ने बस बचे हुए लोगों को खत्म कर दिया। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने सेना को फंड भी नहीं दिया। उनके उपकरण और हथियार दी गुज़मैन परिवार द्वारा प्रायोजित थे। संक्षेप में, राष्ट्रपति का हर चीज से कोई लेना देना नहीं था। और मेरा सभी के लिए अंतिम संदेश है कि इस व्यक्ति से सावधान रहें, राष्ट्रपति ने कहा और स्क्रीन पर दीपक लूथरा की तस्वीर चमक उठी। ये व्यक्ति कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन का पूर्व पुलिस प्रमुख है। वह दिनेश राणा के भागने के लिए जिम्मेदार था और वह कई पुलिस अधिकारियों की मौत के लिए भी जिम्मेदार था। यदि आप इस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। जो कोई भी उसके ठिकाने के बारे में उपयोगी सुराग दे सकता है, उसे इनाम दिया जाएगा, राष्ट्रपति ने आगे कहा। इस बार आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मिस्टर सक्सेना, क्या आप अभी भी वहीं हैं? फैजान रिजवी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आदित्य ने देखा कि कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। हाँ, उसने जवाब दिया।
फैजान रिजवी ने पूछा, क्या आपने उनका लाइव स्ट्रीम देखा? यार, आपको जल्दी घर चले जाना चाहिए अंकल फैजान रिजवी। कल आपको बहुत सारे काम करने होंगे। आदित्य ने फोन काटने से पहले कहा। उसे नहीं लगता था कि राष्ट्रपति वास्तव में इतने बेशर्म हैं कि वे किसी ऐसी चीज का श्रेय लें जो उन्होंने की ही नहीं। वह तो अपनी जान बचाने के लिए डोनिल को हटाने की भी योजना बना रहा था। कल तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, आदित्य ने सोने से पहले बुदबुदाया। अगले दिन आदित्य जल्दी उठ गया। सुबह 4:30 बजे वे हेलीकॉप्टर से विसायक क्षेत्र के एक द्वीप की ओर उड़े। वे अपने साथ डोनिल सहित 10 सैनिक लेकर गए। जब वे द्वीप पर उतरे तो सैनिक नीचे उतरे और अपने उपकरण लगाए। उन्होंने अपने चेहरे को छिपाने के लिए मुखौटे और कवच भी पहने। आदित्य ने भी ऐसा ही किया। उसने एक सफेद मुखौटा पहना था। क्या तुम्हारी तरफ से सब कुछ तैयार है? आदित्य ने अपने कानों पर लगे संचार उपकरण के माध्यम से वैदेही से पूछा। हाँ, आप लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकते हैं और मैं सुनिश्चित करूंगी कि महालिका में हर कोई इसे देख सके, वैदेही ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, आदित्य ने अपने मुखौटे के पीछे से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने निस्तेज डोनिल को पकड़ लिया और उसे कुर्सी से बांध दिया। डोनिल ने संघर्ष नहीं किया और आदित्य को अपनी मर्जी से काम करने दिया। कल फैजान रिजवी से बात करने के बाद उसे लगा कि उसने अपनी इच्छाशक्ति खो दी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक ने कल रात क्या किया? आदित्य अचानक बोला। डोनिल ने कमजोरी से अपना सिर उठाया और शांति से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर आदित्य ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसे दिखाओ, उसने अपने पास खड़े सिपाही से कहा। एक सैनिक ने फोन उठाया और डोनिल को राष्ट्रपति का लाइव स्ट्रीम दिखाया। डोनिल ने शांत आंखों से स्क्रीन को देखा, लेकिन जब उसने राष्ट्रपति को पूरे देश से यह कहते सुना कि वह एक अपराधी है, तो डोनिल की आंखों में क्रोध की चमक आ गई। हा हा हा, अचानक डोनिल पागलों की तरह हंसने के बाद चिल्लाया। हा हा हा, वह खूनी कमीना, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा लगता है जैसे तुम उसके लिए एक बेकार कुत्ता हो, आदित्य ने हंसते हुए कहा। तुम्हें मेरा अपमान करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। मैं उस कमीने को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगा। डोनिल ने आदित्य की ओर ठंडी नजर से देखते हुए कहा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हमारा मुख्य शुभंकर बनना है। आदित्य रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। फिर उसने सैनिकों को एक संकेत दिया। हम तैयार हैं, बॉस, सैनिकों ने चिल्लाकर कहा। अच्छा, हम सुबह 7 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे। आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखा। सुबह 7 बजे से पहले अभी कुछ मिनट बाकी थे। वैदेही, हम जल्दी ही शुरू करेंगे, कोई गलती मत करना, आदित्य ने कहा। यही मेरी लाइन होनी चाहिए, वैदेही ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आदित्य उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा।